हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हम लोग के इस ऑनलाइन चैनल में। और जैसा कि हम लोग क्लास 12th में विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर पढ़ रहे थे, इस चैप्टर को पढ़ रहे थे, इससे रिलेटेड 2 टॉपिक्स हम लोग के पहले भी आ चुके हैं। लेक्चर थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि थोड़ा हम अनफिट हो गए थे, बट अब फिर से हम लोग फिट हो गए हैं। तो जितना हम लोग का टाइम वेस्ट है हम लोग बहुत जल्दी सब चीज़ कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अभी तक जो हम लोग का टॉपिक था, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें विद्युत आवेश पढ़ चुके हैं, क्वांटीकरण का सिद्धांत पढ़ चुके हैं, और आज हम लोग एक नया टॉपिक उठाने वाले हैं जिसका नाम है कूलाम का नियम, ठीक है। देखिए, हमने यहाँ पे परिभाषा इसकी पहले ही लिख दी है, आप पॉज करके इसको नोट करना चाहिए, नोट कर लीजिए। तो हमारा टॉपिक है कूलाम का नियम, ठीक है। क्या है इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, नोट कर लियोगे आप लोग पॉज करके, ठीक है। नोट्स बनाते चलिएगा। ध्यान दीजिए, क्लास 12th में नोट्स बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। अगर आप लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आप लोग पढ़ेंगे और फिर जब बुक से उसको पढ़ेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो मेरे हिसाब से क्लास 12th में नोट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, होप्स हो कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो क्या है, परिभाषा देख लेते हैं कूलाम के नियम का। 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच विद्युत बल का परिमाण, देखिए मतलब बात किस किस चीज की हो रही है। ये जो हमारा नियम है इसका उपयोग क्या होता है पहले देख लेते हैं। परिभाषा आप लोग देख ही लिए होंगे, पढ़ भी लिए होंगे, ठीक है। देखिए, कूलाम नियम का मेनली उपयोग होता है, क्या उपयोग होता है, 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, ठीक है। तो कूलाम नियम का जो मेन यूज हमको आ रहा होता है वो होता है कि 2 आवेश, अब आवेश कैसे, बिंदु आवेश, सतत आवेश नहीं, मतलब कोई ऐसा आवेश नहीं कि कोई जैसे हमने वस्तु लिया उसमें पूरे के पूरे वस्तु में फैला है, कोई आयताकार वस्तु है या कोई गोली वस्तु है उसमें पूरा पूरा नहीं, बहुत छोटा सा, मतलब जो भी आवेश होगा वो बहुत छोटे से स्थान पे, या कह सकते हैं बिंदु आवेश नाम जैसा एक बहुत छोटे से स्थान पे एकत्रित रहेगा, फैला नहीं रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो बड़े से जगह पे फैला रहेगा। तो ये नियम की सबसे बड़ी बात है, और आप कह सकते हैं इसकी सीमाएं भी यही होंगी कि ये जो होगा बहुत छोटे से स्थान पे लगेगा, बहुत छोटे से आवेश पे लगेगा। अगर सतत आवेश होंगे तो वहां पे कूलाम का नियम हम लगा नहीं सकते। तो पहले कूलाम नियम की बात करेंगे, फिर उसकी सीमाएं भी देख लेंगे, ठीक है। तो ये कोई बिंदु आवेश पे ही लगेगा। अब आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आवेश आपको हम पढ़ा चुके हैं, 2 तरह के होते हैं, प्लस और माइनस। मान लीजिए ये कोई हमारा आवेश है Q1 और ये कोई आवेश है Q2, ठीक है। अब प्लस मान ले इसको भी, प्लस मान ले इसको भी। अब आप भी जानते हैं कि सजातीय आवेश या एक तरह के आवेश या समान आवेश, आप कुछ भी लिख सकते हैं, समान आवेश, इसको ब्रैकेट में हम लिख दे रहे हैं सजातीय, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब जो समान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। अब जैसे कोई है, 2 आवेश रख दिए, प्रतिकर्षित करेंगे तो एक दूसरे पे बल लगाएंगे ना। प्रतिकर्षित मतलब एक दूसरे को पीछे ढकेलेंगे। अब पीछे ढकेलने के लिए हमको क्या चाहिए, बल चाहिए। तो कूलाम नियम का मेन काम क्या है कि 2 बिंदु आवेश जो हैं उन पर जो बल लग रहा है उसको निकालने का काम करता है। अगर समान आवेश है
प्रतिकर्षित कर रहे हैं तो भी बल लग रहा है। अगर विपरीत आवेश है तब क्या होगा, तब भी बल लगेगा। देखिए आकर्षण भले ही होगा, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो विपरीत आवेश जो होंगे वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। बट दो के दोनों केस की अगर हम बात करें या दो के दोनों चीज की बात करें तो एक दूसरे पे बल तो लगाएंगे ही। तो उस बल को निकालने के लिए हम किस नियम का यूज करेंगे, हम उस बल को निकाल के लिए हम कूलाम के नियम का प्रयोग करेंगे। इसको पॉज करके जल्दी से नोट कर लीजिए, कोई चीज नहीं, बहुत खास चीज नहीं है, छोटा चीज है। हो गया, सफा कर दें, परिभाषा भी सफा कर दें। तो देखिए अब यहां पे क्या था, जो हमने परिभाषा लिखा है, परिभाषा की ही मदद से बेटा हम लोग कूलाम के नियम का सूत्र भी निकालेंगे। देखिए उसमें सीधे सीधे लिखा था कि जो इसका बल होगा वो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। मतलब आवेश जितना ज्यादा बल उतना ज्यादा, आवेश जितना कम बल उतना कम। मतलब जितना अधिक आवेश होगा उतना ज्यादा बल लगेगा, जितना कम बल होगा उतना छोटा आवेश होगा। बोलो क्लियर है? अनुक्रमानुपाती चिन्ह का मतलब तो यही होता है। और एक चीज क्या था, अब ये दोनों जो आवेश होंगे ये दो के दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पे होंगे। उस दूरी को हम क्या मान लें, उस दूरी को हम r मान लेते हैं। अब जो दूरी है ये बल से कैसे संबंधित होती है, ये दूरी के वर्ग के वयत क्रमानुपाती होती है। दूरी के वर्ग के वयत क्रमानुपाती मीन्स कि अगर दूरी ज्यादा होगी, वयत क्रमानुपाती, अगर कोई भी चीज किसी के वयत क्रमानुपाती होगा तो अगर ये ज्यादा होगा तो ये कम हो जाएगा। ये संबंध में क्या होगा कि एक ज्यादा होगा तो दूसरा कम, मतलब ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा। अरे भाई सोच के देखिए, अगर दो आवेश पास पास हैं तो एक दूसरे को ज्यादा बल से ढकेलेंगे। अब ढकेलते 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 यहां पहुंच गए, अब दूरी बढ़ गई, दूरी बढ़ गई तो बल तो कम हो जाएगा ना। पास है तो बल ज्यादा है, दूर चले गए तो बल कम हो गया। तो वही चीज है, ये चीज सोचने वाली बात है। जेन्युइनली आप इसको आराम से सोच सकते हैं। अब देखिए यहां पे कुछ चीज ध्यान दीजिए, इस पे जो बल लगेगी मान लेते हैं ये इधर लग गया F12, इस पे जो बल लग गया वो किधर लग गया F21। एक मिनट देख लीजिए कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ आ रहा है, एकदम क्लियरली आ रहा है। ठीक है, तो बात समझ में आई। अब एक चीज ध्यान दीजिए, जितना बल कायदे से अगर इसको हम वेक्टर रूप में लिखेंगे या वेक्टर के तरीके से लिखेंगे तो ये दो के दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगे। लेकिन अगर वही परिमाण की बात करेंगे, इन दोनों के अगर हम परिमाण की बात करेंगे तो दो के दोनों का परिमाण कैसा होगा, दो के दोनों का परिमाण एकदम सेम टू सेम होगा, कोई भी चेंज उसमें नहीं होगा। बोलो बात क्लियर है, कोई दिक्कत? इसका परिमाण मतलब F12 और F21 दो के दोनों सेम होंगे। और एक चीज, ये चीज और ध्यान दीजिएगा, इसको पॉइंट बना के लिख लीजिएगा। F पर कार्य या इसको ऐसे लिखिए, आवेशों पर बल एक रेखा में कार्य करती है जो उन्हें जोड़ती है।
अब देखिए यहां पे जो F का कार्य करने वाला रेखा होगा, आप यहां पे देख रहे हैं कि ये जो एक रेखा है, इसी रेखा में ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, तो यहां पे जो बल है वो उसी रेखा में कार्य करेगी जो रेखा उनको जोड़ रही है। जैसे ये रेखा को अगर हम और इधर बढ़ा दें और इस रेखा को और इधर बढ़ा दें, तो ये जो बल है, कौन सा बल, अब भाई ये इसको इस पे बल लगाएगा क्योंकि ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो ये इस पे बल लगाया इधर, ये इस पे बल लगाएगा तो इधर, तो जो रेखा इन दोनों को आपस में जोड़ रही है उसी रेखा में ये उधर जाएगा और ये इधर आएगा, और दो के दोनों का जो परिमाण होगा, इसका परिमाण और इसका परिमाण, दो के दोनों, ये दोनों का परिमाण जो होगा, ये दो के दोनों का परिमाण क्या होगा, ये दो के दोनों का परिमाण बराबर होगा, कोई भी चेंजेस इसमें नहीं होंगे। ठीक है, एक और चीज नोट कर लेते हैं, F जिस माध्यम में रखा होता है उस पर निर्भर करता है। मतलब कि आवेश F नहीं है, आवेश जिस माध्यम में रखा होता है उस पर बल निर्भर करता है। देखिए अब आप भी जानते हैं कि कई माध्यम होते हैं, कई बार निर्वात भी हो सकता है, तो जहां पे भी आवेश रखे जाएंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा जो बल है वो चेंज होगा, मतलब ये नहीं कि हर जगह सेम होगा। अब आपको देखिए यहां पे जो अभी हम सूत्र बनाएंगे, अब हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, F बराबर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बोलो ये चीज क्लियर है। अब यहां पे ये नियतांक ला देते हैं एक K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यही K का मान हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहां पे ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम लोग बोलते हैं विद्युतशीलता नियतांक। क्या बोलते हैं, इस एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं, थोड़ा इधर उठा लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट को हम क्या बोलते हैं, विद्युतशीलता नियतांक। और यही विद्युतशीलता नियतांक जो होता है माध्यम पर निर्भर करता है। बोलिए बात समझ में आई। इतना टॉपिक तो जो हमारा था बहुत छोटा सा नॉर्मल सा टॉपिक था, कूलाम के नियम के बारे में। क्लियर है बात। अब थोड़ा सा हमारे पास जो टाइम बच रहा है हमारे लेक्चर में, हम यहां पे बात कर लेते हैं इस K की। देखिए यहां पे जो जो चीजें हमको समझना है उसकी बात समझ लेते हैं। अभी हमको इस एप्सिलॉन नॉट को भी समझना है और हमें ये K को भी समझना है। इतनी चीज आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसको सफा कर दें। अब हम इसके आगे समझ लेते हैं कूलाम के नियम की सीमाएं। सीमाएं मतलब कि क्या क्या कूलाम का नियम कब कब यूज हो सकता है और कब कब नहीं यूज हो सकता है। ठीक है, कूलाम के नियम की सीमाएं।
सीमाएं मीन्स कि हम कूलाम का नियम कब कब लगा सकते हैं। कूलाम का नियम हम कब कब लगा सकते हैं और कब नहीं लगा सकते। तो पहली इसकी सीमा है, यह केवल बिंदु आवेश पर लगेगा। पहला पॉइंट हमको मिल गया है कि यह केवल बिंदु आवेश पर लगेगा, मतलब कि आवेश जब बहुत छोटे से स्थान, बिंदु आवेश मीन्स मतलब जब भी आवेश बहुत छोटे से स्थान पर होगा या एक बिंदु के बराबर होगा तभी हम इस नियम को लगा सकते हैं। अगर वो कोई सतत बॉडी होगी, मतलब मान लीजिए कोई इस तरह का वस्तु है, इस पे हमने आवेश दिया, पूरे के पूरे पे आवेश फैल गया, प्लस दिए माइनस दिए, पूरे के पूरे फैल गया, तो इस पे हम कूलाम का नियम नहीं लगा सकते। इसके लिए आगे अभी हमको और नियम मिलेंगे तो अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन कूलाम नियम हम भाई वहां पे नहीं लगा सकते। अगला क्या है, जब आवेश स्थिर होगा तब यह नियम लगेगा। अब देखिए, अगर आवेश रुका है, आवेश स्थिर है, हमने कहा था ना कि यहां पे वेग जो होगा वो क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। वेग जब 0 होगा, भाई हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसका नाम ही क्या है, इसका नाम ही है स्थिर विद्युत्की। स्थिर विद्युत्की मतलब कि जिस भी आवेश या जिस भी चीज की हम बात कर रहे हैं वह स्थिर है। अगर वो चल रही है तो हमारा जो नियम है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा नियम गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आवेश होगा वो कैसा होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। अगर आवेश चल रहा है तो हमारी चीजें क्या हो जाएंगी, गड़बड़ हो जाएंगी। क्लियर है, नोट हो गया, सफा करें। अब हमको आगे बात करना है के की। किसकी हमको बात करनी है, के की, जिसको हम और क्या बोलते हैं, अनुपातिक नियतांक के। ठीक है, अब देखिए अनुपातिक नियतांक जो होता है हम इसका उपयोग कब करते हैं। हमारा जो सूत्र था वो कुछ ऐसा था, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन R²। अब इसको हमको जब हटाना था तो हमने यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस किया, हम यहाँ पे K को लाए, जिसको हमने क्या बोला, अनुपातिक, इसको हमने बोला अनुपातिक नियतांक। ठीक है, अब अनुपातिक नियतांक हम लाए हैं तो अनुपातिक नियतांक के बारे में हमको जो जो भी जानकारी मिल सकती है हम इसके बारे में, क्योंकि हमको अनुपातिक नियतांक यहाँ लाना है तभी हम इसको कर पाएंगे। तो आपने देखा था इसके आगे हमने क्या लिखा, K Q1 Q2 अपॉन R²। तो हमको K के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो अनुपातिक नियतांक K किस पे निर्भर करता है हम इसके बारे में बात करेंगे। तो दे लिखिए K निम्न लिखित के निम्नलिखित मान पर निर्भर करता है। अब देखिए के के बारे में हम जान लेते हैं कि के किस पे निर्भर करता है। तो सबसे पहली चीज ध्यान दीजिए, के माध्यम पर निर्भर
करता है। सबसे पहली बात हमने क्या कही कि जो K है हमारा वो किस पे माध्यम निर्भर करता है, वो हमारे माध्यम पर निर्भर करता है। और यही चीज मेन है, इसके अलावा भी और भी पॉइंट्स पढ़ाया जा सकता है, लेकिन सबसे मेन चीज है K। क्योंकि जब हम K को आगे लिखेंगे तो K को हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ पे ये जो 4 पाई है, यहाँ पे जो हमारा 4 पाई है, ये 4 पाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। 4 पाई जो है हमको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगा, क्योंकि ये एक वैल्यू है, जिसका वैल्यू है सीधे से हम इसका वैल्यू इसका मान रख सकते हैं। लेकिन ये जो एप्सिलॉन नॉट है, अभी एप्सिलॉन नॉट नहीं लेंगे, अभी एप्सिलॉन लेंगे। एप्सिलॉन नॉट कब लेंगे? एप्सिलॉन नॉट तब हम लेंगे जब हमारा ये जो K हो, जो हमारा K हो वो निर्वात में रखा हो, ठीक है। अभी हम इसको एप्सिलॉन लेंगे, तो एप्सिलॉन जो होगा, या जिसको हम बोलते हैं विद्युतशीलता नियतांक, विद्युतशीलता नियतांक। देखिए दो के दोनों में अंतर है। K क्या है? अनुपातिक नियतांक है, और E जो होगा उसे हम क्या बोलेंगे? विद्युतशीलता नियतांक। तो ध्यान दीजिए, माध्यम के अकॉर्डिंग जैसे जैसे माध्यम परिवर्तित होंगे वैसे वैसे E का मान भी चेंज होगा। क्लियर है? हो गया। अब देखिए जो हम यहां पे इसको नोट कर लिए, सफा करें, हटाएं इसको। तो हम अनुपातिक नियतांक की भी बात कर लिए। अब हम बात करते हैं विद्युतशीलता नियतांक, जिसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? देखिए एप्सिलॉन नॉट जो होता है इसको हम E लिखते हैं वैसे तो, एप्सिलॉन बस। अगर यही E हमारा कहाँ आ गया? अगर यही E आ गया हमारा निर्वात में, वायु में। देखिए फिलहाल तो निर्वात और वायु का मान अलग होता है, लेकिन हम लोग के जो सिलेबस है उसमें निर्वात और वायु का मान लगभग समान होता है, इसीलिए हम निर्वात बोलें या वायु बोलें सेम हो जाता है। और निर्वात और वायु जब सेम हो जाता है तो उसको हम क्या लिख देंगे? उसी को हम लिख देते हैं एप्सिलॉन नॉट। बोले क्लियर है? सोच लीजिए। अब ये एप्सिलॉन नॉट हमें क्या बताता है? एप्सिलॉन नॉट हमें यह बताता है कि आवेश जिस माध्यम में है उसमें कितना विद्युतशीलता है, मतलब वो कितना विद्युतशीलता प्रदान करेगा। अगर हम सूत्र को उठाएं, F बराबर K, अब K को हटा के हम सीधे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखें। ठीक है, हमने F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/Q2/R² लिख दिया। अब देखिए यहां पे अगर आप लोग ध्यान दीजिए तो एप्सिलॉन नॉट नीचे है, और ध्यान दीजिए एप्सिलॉन नॉट का मान जितना अधिक होगा बल उतना कम लगेगा। बात समझिए, मतलब जिस वस्तु की विद्युतशीलता नियतांक जितना अधिक होगा बल उतना कम होगा। नोट कर लेते हैं कहीं कि विद्युतशीलता नियतांक अधिक होगा तो बल क्या हो जाएगा? बल कम हो जाएगा। सबसे कम विद्युतशीलता नियतांक किसका होता है? देखते हैं। सबसे कम विद्युतशीलता नियतांक निर्वात या वायु का होता है।
मतलब एप्सिलॉन नॉट का जो मान है सबसे कम किसका होगा, वो निर्वात का होगा या वायु का होगा, इससे कम नहीं होगा। इट मीन्स दैट अर्थात दो आवेशों के मध्य सबसे अधिक बल निर्वात या वायु में लगेगा। बोलो बात आई समझ में? मतलब कि एप्सिलॉन नॉट का मान जो होगा सबसे कम जो आता है वो निर्वात या वायु में आता है, और सबसे कम मान आएगा। इट मीन्स दैट कि निर्वात हो या वायु हो उसी में ही सबसे अधिक बल भी लगेगा। बोलो ये चीज क्लियर है? छोटी छोटी चीजें हैं। अभी तो हम लोग का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान तो मैंने बताया ही नहीं, जो मेन चीज है। क्योंकि देखिए जब भी न्यूमेरिकल्स होंगे आपसे इसके बारे में पूछा नहीं जाएगा, बट आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। देखिए अनुपातिक नियतांक के बारे में इसीलिए मैंने बताया। अनुपातिक नियतांक के को हम लोग चेंज करके क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, हर माध्यम का अपना विद्युतशीलता नियतांक, मतलब उसमें कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है या कितना वो विद्युत क्षेत्र अपने अंदर से आने जाने का परमिशन देगा, उसको हमने बोला विद्युतशीलता नियतांक। और हमारे सिलेबस में मेनली निर्वात और वायु की ही बात होगी, कोई अदर माध्यम नहीं लिया जाएगा। तो इसीलिए एप्सिलॉन नॉट हम किसके लिए बात कर लिए, निर्वात की बात कर लिए और या वायु की बात कर लिए। बोलो क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं। वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान, क्योंकि ये मान जो है, ध्यान दीजिए एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर एप्सिलॉन है, ये जो एप्सिलॉन है ये जो है सर्वात्रिक नियतांक नहीं है। एक चीज ध्यान दीजिए, ये सर्वात्रिक नियतांक नहीं है। बात समझ लीजिए अभी से, हमने आपको बताया ना कि ये माध्यम पे, ये जो ई है या ये विद्युतशीलता जो नियतांक है ये माध्यम पे डिपेंड करता है। इट मीन्स दैट कि ये हर जगह सेम नहीं होगा। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण की हम बात करे थे, याद करिए गुरुत्वाकर्षण आपको याद होगा, F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, कुछ वही। अगर आप देखिए कोरिलेट करिए तो हमारे दो के दोनों सूत्र लगभग सेम है। अगर आप लोग ध्यान दीजिए तो ये जो है हमारा कूलाम का नियम है जो कि आवेशों के बीच में बल निकाल रहा है, और ये हमारा न्यूटन का नियम है जो कि हमारा दो वस्तुओं के बीच में बल निकाल रहा है। अब एक चीज आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां पे जो G है ये सर्वात्रिक नियतांक है। सर्वात्रिक नियतांक मीन्स कि वो पूरे के पूरे ब्रह्मांड में या किसी भी माध्यम पर निर्भर नहीं करेगा, हर जगह सेम रहेगा। 6.67 जो भी आगे का मान हो, भाई भूल गए। लेकिन यहां पे जो K का मान है ये माध्यम से माध्यम बदलता रहेगा। क्यों? क्योंकि माध्यम से माध्यम एप्सिलॉन का मान बदलेगा, लेकिन हमें किसका लेना है मान, हमको लेना है निर्वात का। किसका हमें बात करना है, हमें निर्वात की बात करनी है। और जब हम निर्वात की बात करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, 10 × 10⁹ न्यूटन न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन पेयर स्क्वायर। बोलो क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, तो देखिए बात ध्यान से समझिए। हमारा कहने का मतलब क्या है कि इसके नियतांक और इसके नियतांक में क्या अंतर है।
अनुपातिक नियतांक में क्या अंतर है कि ये इसका मान जो है सर्वात्रिक है, मतलब इसको ब्रह्मांड में कहीं भी लेंगे सेम रहेगा और इसका मान चेंज होता रहेगा। बोलिए बात क्लियर है? टाइम देखते हैं, अगर टाइम मिल जाता है थोड़ा सा तो कूलॉम के नियम का वेक्टर रूप, इसकी भी हम बात कर लेते हैं। देखिए आप लोग क्लास 11th में ऑलरेडी वेक्टर के बारे में पढ़ चुके हैं कायदे से, बट ये ध्यान दीजिए कि वेक्टर रूप आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अभी आगे चलेंगे, जो हमारा यहाँ पे बल है तो वेक्टर ही रूप में, अभी आगे हम लोग को बहुत सी चीजें वेक्टर के रूप में बात करनी है, तो इसको भी हम देख ही लेते हैं। थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो जाएगा, देखिएगा जरूर, छोड़ना नहीं है। Q1 Q2 ये हो गया R। अब ये इस पे बल लगा रहा है तो F12, ये इस पे बल लगा रहा है F21। बोलो क्लियर है? कोई दिक्कत? अब वेक्टर रूप में लिखना है तो वेक्टर रूप में जब भी कोई चीज लिखते हैं तो ऊपर हम एरो लगा देते हैं, आपको पता ही होगा, हमने एरो लगा दिया। ये जो R है वेक्टर रूप में, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं R1 माइनस R2। बोलो कोई दिक्कत? ये भी वेक्टर रूप में है तो इसके ऊपर भी हमने एरो लगा दिया। देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। हो गया? अब इसको नोट किया जाए, F12 निकाला जाए या F21, क्योंकि दो के दोनों का परिमाण तो सेम ही होगा, कोई चेंज इसमें, कोई भी इसमें चेंज नहीं होगा। ठीक है, के Q1 Q2 अपॉन R²। बोलो इसमें कोई दिक्कत? और साथ में यहां पे क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर R1 R2 का जो होगा यूनिट वेक्टर, यूनिट कैप निकालना होगा। इसको हम अगर थोड़ा बाहर कहीं लिखें, और इसको अगर हम थोड़ा और कायदे से लिखना चाहें, क्योंकि ये तो यहाँ परिमाण हो गया, हम इसको और थोड़ा कायदे से लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। बोलिए, अब इसी का मान हम इसमें ला के रख दें। देखिए अगर आप लोग इसके लिए वेक्टर नहीं पढ़े तो आपको ये चीज समझ में थोड़ा नहीं आएगा, और फिलहाल तो हम लोग विद्युत आवेश तथा क्षेत्र पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे वेक्टर के लिए हम ज्यादा टाइम दे भी नहीं सकते, ये भी ध्यान रखिए। हम इस R को भी कैसे लिख सकते हैं? इस R को भी हम लिख सकते हैं कैसे? तो क्या हो जाएगा ये? और ये आ गया हमारा कूलॉम्स के नियम का वेक्टर रूप। बोलो ये चीज क्लियर है? कोई दिक्कत? देखिए अब यहां पे हम लोग को क्या है कि अपने लेक्चर को यहीं पे हम लोग फिनिश करेंगे।
अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स है, आप उसमें कमेंट बॉक्स में पूछिए। साथ में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स आपके पास हैं, आप हमसे उस चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। और इसी के संग आज हम अपना ये लेक्चर खत्म करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो बनेगा वो हमारा बनेगा आवेशों का आध्यारोपण सिद्धांत। तो अगला वाला और इंटरेस्टिंग है, थोड़ा यहाँ पे वेक्टर वाला जो है थोड़ा समझने में क्रूशियल है। इसमें आप लोग ये चीज़ तभी कर पाएंगे जब आप लोग वेक्टर के बारे में पढ़े हैं, और अगर वेक्टर आप नहीं पढ़े तो आप इसके लिए भी बोलिए, जल्द ही एक वीडियो इस पे भी मैं बना के आपको समझा दूंगा। तब तक के लिए नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।